मार्केट के महारथी में आपका स्वागत है। ये वही खास सेगमेंट है जहां बाजार के जाने माने दिग्गज को हम जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि भारतीय बाजार के लिए इस वक्त की दशा दिशा कैसी नजर आ रही है। इस वक्त की ही अगर बात करें तो ईरान और इजरायल में बढ़ते तनाव और बातचीत की कोशिशों के बीच बाजार में लगातार उतार चढ़ाव दिख रहा है। ऐसे में निवेशक आखिर क्या करें, रणनीति क्या बनाएं? अपने खास सेगमेंट मार्केट के महारथी में आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के सीआईओ और पोर्टफोलियो मैनेजर अनिरुद्ध सरकार। अनिरुद्ध, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। कुछ समय के बाद आप हमारे साथ जुड़े हैं। इट्स सच अ प्लेजर टू हैव यू विद अस ऑन दिस स्पेशल सेगमेंट। A very warm welcome to all investors and thanks for having me on your channel. And I think market में आजकल इतना कुछ हो रहा है. I think good to be talking to your investors. Yes, we look towards it, अनिरुद्ध। शुरुआत उसी से करेंगे। मिडिल ईस्ट में काफी कुछ हो रहा है, ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं, विदेशी बाजार से भी संकेतों की अगर बात करें, और इन सब के बीच भारतीय बाजार के लिए इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस, जो डेटा स्ट्रक्चर्स, इन्फ्लेशन के प्रिंट, ये सारे पॉजिटिव हैं। सो ग्लोबल फ्रंट पर भले ही वॉलेटिलिटी हो, लेकिन भारतीय बाजार अपनी एक रफ्तार पर चलते जरूर हैं। लेकिन इन तमाम के बावजूद ग्लोबल अनिश्चितताओं का कुछ असर पड़ता भी है। कैसे देख रहे हैं मार्केट को आप? मार्केट एट प्रेजेंट स्ट्रेटेजाइज कैसे करना चाहिए? नहीं, आई थिंक पिछले अगर मैं देखूं पोस्ट कोविड पिछले 4-5 साल में इतने सारे इवेंट्स हो गए हैं कि अभी ऐसा लगता है कि मार्केट हैज एडजस्टेड टू ऑलमोस्ट एवरी इवेंट। एंड इनफैक्ट अभी इतने सारे हो गए वॉर कि अभी ईरान इजराइल का जो वॉर चल रहा है, अगर हम यही वॉर अगर अभी से 5 साल 10 साल पहले होता, मार्केट का इम्पैक्ट बहुत ही अलग होता। हैविंग सेड दैट, अगर हम देखें मार्केट में प्रैक्टिकली कुछ भी इम्पैक्ट नहीं हुआ है। इसका दूसरा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज अभी सबके दिमाग में सिर्फ इसराइल और ईरान का वॉर है। अगर हम देखें कि जो इंडिया का जो इंपोर्ट ऑफ ऑयल है फ्रॉम ईरान, दैट हैज गॉन डाउन टू जीरो। एंड अभी हमारा डिपेंडेंस ऑन द रशियन ऑयल इज वेरी लार्ज, और वो भी हमारा जो है डिस्काउंटेड ऑयल है। सो आई वुड से दैट हमारा जो टिपिकली होता था मिडिल ईस्ट में, कोई भी कंसर्न होता था, ऑयल प्राइस बढ़ता था, इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ता था, फिजिकल डेफिसिट इंपैक्ट होता था, वो सब अभी हमारा कोई मेजर कंसर्न है नहीं। सो हैविंग सेड दैट, आई थिंक ये जो मिडिल ईस्ट का वॉर चल रहा है, इट इज मोर सेंटिमेंटल एंड नॉट एनी एक्चुअल अर्निंग्स इंपैक्ट ऑन द कंपनीज। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो इन्वेस्टर्स को भी ध्यान रखना चाहिए, कि लास्ट जो 1-1.5 साल से जो भी हेडविंड्स थे मार्केट के, वो सारे अभी हमारे हो गए थे टेलविंड्स। विच मीन्स कि जो भी हमारे फैक्टर्स थे एक्टिंग अगेंस्ट आर मार्केट, अभी सारे वो फैक्टर्स सपोर्टिव हो गए फॉर इंडियन मार्केट्स। सबसे बड़ा जो चीज था वो था कि डॉलर इंडेक्स बढ़ना और रुपी डेप्रिशिएट हो रहा था, और अर्निंग्स ग्रोथ जो नहीं था। ये 2-3 चीजें ऑल हमारे सपोर्टिव हो गए। डॉलर इंडेक्स अभी काफी नीचे आ गया है, रुपी अप्रिशिएट हो गया है, और अर्निंग्स अगर हम देखें जो फोर्थ क्वार्टर निकला है, उसमें अर्निंग्स रिकवरी भी काफी सारे कंपनीज में हुए हैं। सो आई वुड से जो भी हमारा हेडविंड्स था, काफी सारे हो गए द टेलविंड्स। एंड जो ईरान इजराइल कंफ्लिक्ट है, कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं है फॉर आवर मार्केट। ठीक है। बाजार के लिए मतलब बहुत बड़ी चिंता नहीं देख रहे हैं अनिरुद्ध सर। और अगर आप निवेशक हैं, लंबी अवधि में अगर आपका भरोसा है, तो फिर तो आपको तनाव लेने की जरूरत ही नहीं है। अनिरुद्ध सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। हमेशा अच्छा लगता है सर बातचीत करके आपसे। एक बार जरा एफआईएस के मन में क्या चल रहा है सर, आप जरा बताएंगे। 4 दिन की लगातार सेलिंग हो गई है, और हमने देखा था कि पिछले 2-3 महीने छोटी छोटी सी बाइंग आई थी नेट, लेकिन अब इस बीच जियो पोलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही है। चाइना से कुछ अच्छे डेटा आ रहे हैं। अमेरिका में हम देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड ऑलरेडी एलिवेटेड है, चाहे 30 ईयर की या फिर 10 ईयर की, दोनों के दोनों। तो क्या कोई पोजीशनिंग में बदलाव हो सकता है एफआईएस के, या फिर थोड़ी सी देर लगेगी, आएंगे भारत में ही? अभिषेक, अगर मैं देखूं जो एफआईएस का जो अपना फिगर दिखता है आजकल, वो टिपिकली हेज फंड का पैसा है। ये आपके लॉन्ग टर्म एफआईएस नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ब्रेकअप करने के लिए, कि ये जो एफआई का नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव हर महीने दिखता है, इज इट द लॉन्ग टर्म एफआई और इज इट द हेज फंड एफआई। जो हेज फंड वाला एफआई होता है, दे लुक फॉर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट ज्योग्राफीज, और वो लोग बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द न्यूज फ्लो, डिपेंडिंग ऑन इवेंट्स। एंड ऑफ लेट ऑब्वियसली जो भी ईरान कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दे आर अ बिट नेगेटिव ऑन ऑल इमर्जिंग मार्केट्स, एंड इसलिए वो लोग पैसा निकाल रहे हैं। हैविंग सेड दैट, मैं बोलूंगा कि अगर हम पाइपलाइन देखें एंड एफआईएस का, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अगर हम देखें, इन द मंथ ऑफ अप्रैल में एफआईएस का फिगर्स हैव बीन पॉजिटिव।
बट मैं बोलूंगा एफआई का बड़ा पैसा जो लॉन्ग टर्म पैसा है वो अभी भी आ रहा है और भी आएगा, जैसे कि जैसे हमारे आईपीओ मार्केट विल ओपन अप। अगर हम देखें नेक्स्ट 6 मंथ्स बहुत सारे आईपीओज आर प्लान्ड। एंड अगर मैं पिछले साल देखूं, एफआईएस का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन था, ऑलमोस्ट $14 बिलियन पार्टिसिपेशन था उनका इन द प्राइमरी मार्केट जो आईपीओ मार्केट है। तो आई वुड बिलीव दैट एज द आईपीओ मार्केट ओपन्स अप, बड़े बड़े आईपीओ प्लान्ड है, आप देखेंगे बड़े बड़े जो लॉन्ग टर्म पैसा है एफआईएस का वो आएगा। सो आई एम नॉट टू कंसर्न अबाउट द शॉर्ट टर्म हेज फंड मनी फ्रॉम एफआईएस विच आर एग्जिटिंग द कंट्री। एब्सोल्युटली, वी हियर यू देयर अनिरुद्ध। और ऑफ कोर्स डीआईएस तो लगातार भारतीय बाजार को सपोर्ट कर ही रहे हैं, अंडरटोन बुलिश हैं, जल्दी ही एफआईएस की वापसी होगी इसकी भी उम्मीद है। लेकिन जहां हम ये पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल इस वक्त आपको कैसी नजर आती है? बिकॉज इन दिनों सेक्टोरल टर्निंग का सिलसिला जो है वो काफ़ी फास्ट पेस हो चुका है। पहले कुछ तमाम सेक्टर्स वर्कआउट करते थे और कुछ अच्छे खासे समय तक वर्कआउट करते थे, लेकिन इन दिनों हम देखते हैं बड़ी ही तेजी से सेक्टोरल टर्निंग नजर आती है। कौन से सेक्टर्स हैं आपके रेडार पर? आजकल टू बी ऑनेस्ट, आपने जैसे बोला जो सेक्टोरल शिफ्ट्स होते हैं, एवरी वीक देयर इज अ न्यू सेक्टर विच इज द हॉट सेक्टर ऑफ द वीक। तो एज एन इन्वेस्टर मैं बोलूंगा कि हम लोग वीकली चेंजेस तो डेफिनेटली नहीं करते हैं, और मैं डिस्करेज भी करूंगा इन्वेस्टर्स को, एवरी वीक वन शुड नॉट चेंज। बट येस, मैं बोलूंगा जो थोड़े सेक्टोरल मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हैं वो पकड़ के राइड करना चाहिए, बिकॉज वहीं पे बड़ा पैसा बनता है। सो हैविंग सेड दैट, मैं बोलूंगा कि जो एक बड़ा स्पेस है विच इज द डोमेस्टिक कैपेक्स, वो एक स्पेस है जहां पे बहुत सारा आई वुड से अपॉर्चुनिटीज हो रहा है। सिंपल रीजन सपोर्टेड बाय द नंबर्स। पहली बार जो प्राइवेट कैपेक्स के नंबर्स है दैट इज हायर देन द गवर्नमेंट कैपेक्स नंबर। तो वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए कि आफ्टर लॉन्ग टाइम प्राइवेट कैपेक्स का जो एब्सोल्यूट नंबर है वो गवर्नमेंट कैपेक्स से भी ज्यादा इस साल हुआ है FY25 में। सो हैविंग सेड दैट, मैं बोलूंगा कि उसका अगर हम ब्रेक डाउन देखें कहां पर कैपेक्स हो रहा है, तो पावर एंड एनर्जी एक बड़ा स्पेस है जहां पे बहुत कैपेक्स हो रहा है। सो आई वुड से कि अगर सेक्टर्स पे बेट करना है, सो आई वुड से डोमेस्टिक कैपेक्स प्ले, जिसमें पावर कैपेक्स इज अ वेरी बिग स्पेस। पावर कैपेक्स अक्रॉस द होल वैल्यू चेन ऑफ द पावर, चाहे वो ट्रांसमिशन हो, ट्रांसफॉर्मर्स हो, द वायर्स एंड केबल्स हो, ईपीसी कंपनीज हो, पावर इक्विपमेंट प्लेयर्स हो, आई वुड से एक बहुत बड़ा स्पेस है जहां पे इन्वेस्टर्स को बेट करना चाहिए। दूसरा एक स्पेस है जहां पे लास्ट एक साल थोड़ा वीकनेस रहा है, बट उम्मीद है कि इस साल अगेन गुड ग्रोथ विल पिक अप। फर्स्ट क्वार्टर में भी उम्मीद है नंबर्स शुड बी गुड, इज द डोमेस्टिक कंजम्पशन। जो भी टैक्स बेनिफिट्स आए गवर्नमेंट के इस साल के अप्रैल से कंज्यूमर्स के हाथ में आए, तो मैं बोलूंगा कंजम्पशन एक ऐसा स्पेस है जो लास्ट एक साल में अर्बन कंजम्पशन हैज बीन वीक, उसकी उम्मीद है पिकअप करने का। जो एग्री कंजम्पशन है या फिर मैं बोलूं द रूरल कंजम्पशन, उसमें ऑलरेडी पिकअप दिख रहा है। जो एफएमसीजी का ग्रोथ है दैट हैज स्टार्टेड पिकिंग अप। उम्मीद कर रहे हैं कि अर्बन कंजम्पशन भी पिकअप होगा। एंड आई वुड से कैपेक्स एंड कंजम्पशन, ये दो बड़े एरियाज है जहां पे इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए। ठीक है, कैपेक्स और कंजम्पशन, C&C, इस थीम पर आप फोकस करके चलिए। अनिरुद्ध सर, बैंकिंग को लेकर व्यू चाहिए आपसे, क्योंकि सेगमेंट काफ़ी ब्रॉड है। मतलब बैंकिंग का फाइनेंशियल्स कह लेते हैं, उसमें बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग आ गया, सरकारी बैंक आ गए, NBFC आ गए, माइक्रो फाइनेंस आ गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक आ गए। तो मतलब ब्रॉड रेंज है। और हमने देखा कि RBI ने जो रेपो रेट में आधे % कट का तोहफा दिया, उसके बाद ये जो प्राइवेट बैंकिंग के जो लीडर्स हैं ना, उसमें हमने कोई खास तेजी देखी नहीं है। चाहे HDFC हो, चाहे ICICI हो, या फिर कोटक या फिर एक्सिस, उसी लेवल पर है जिस लेवल पर जहां पॉलिसी आई थी। तो आपको इस स्पेस में क्या अच्छा लग रहा है? क्या थोड़ा सा टिल्ट सरकारी बैंकों की तरफ कर लेना ठीक रहेगा अगर किसी को यहां से प्लान करना है तो? बैंक्स का मैं बोलूंगा 6 months to 9 months पहले थोड़ा वैल्यू था इन प्राइवेट बैंक्स, बट आज के दिन में अगर मैं बोलूंगा कि लास्ट 6-9 months में प्राइवेट बैंक्स हैव आउट परफॉर्म द PSU बैंक्स। तो वो जो वैल्यूएशन गैप था वो अभी बहुत ज्यादा हो गया बिटवीन प्राइवेट एंड PSU, विच मेक्स इट कि आज के दिन में अगर आप पूछेंगे मेरे को तो PSU बैंक ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स। वैल्यूएशन अभी प्राइवेट बैंक्स का एक्सपेंशन होना बहुत ही मुश्किल है। तो प्राइवेट बैंक्स में यहां से आपको जो प्राइस अप्रिसिएशन होगा इट विल बी इन लाइन विथ अर्निंग्स ग्रोथ, विच मींस अगर कोई बैंक 12-15% अर्निंग्स ग्रोथ देता है तो आपको वैसे ही प्राइस अप्रिसिएशन भी उम्मीद रहेगा। मल्टीपल एक्सपेंशन, जो प्राइस टू बुक का एक्सपेंशन होता है वो बहुत मुश्किल है इन प्राइवेट बैंक्स।
जो आज के दिन में मैं बोलूंगा पीएसयू बैंक्स में डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटी है कि पीएसयू बैंक्स में मल्टीपल एक्सपेंशन हो सकता है। ऑल्सो गवर्नमेंट का काफी टाइम से बात चल रहा है दैट दे वांट टू डिक्रीज देयर स्टेक इन डिफरेंट पीएसयू बैंक्स। हो सकता है थोड़ा एमएनए भी हो पीएसयू बैंक्स में। तो इन सब के अंतर्गत मैं बोलूंगा कि पीएसयू बैंक्स में हो सकता है अपॉर्चुनिटीज मिले ज्यादा। दूसरा जो स्पेस है माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी, यस मैं बोलूंगा माइक्रो फाइनेंस का जो सबसे बुरा फेज था वो बिहाइंड अस है। सो आई वुड से कि काफी सारा अपॉर्चुनिटीज वहां पर भी है माइक्रो फाइनेंस में। बट थोड़ा वहां पे यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस एक ऐसा स्पेस है, हर 6 महीने 12 महीने में कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहते हैं, तो वहां पे बहुत सिलेक्टिव प्ले करना पड़ेगा। एनबीएफसी इज डेफिनेटली आई वुड से कि दो मेरे पोर्टफोलियोज में नहीं है, बट एनबीएफसी आई वुड से कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स एनबीएफसीज आर बेटर। विद इन बीएफएसआई एक जो स्पेस है जो आपने नहीं बताया, जो मैं काफी बुलिश हूँ, विच इज द कैपिटल मार्केट प्ले, जहां पे मैं बोलूंगा एनीथिंग टू डू विद इक्विटी मार्केट, चाहे वो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो, चाहे वो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हो, प्लेटफॉर्म्स हो और एक्सचेंजेस हो। ये एक स्पेस है जहां पे मैं बोलूंगा इन्वेस्टर्स को अगले 2 3 4 साल के व्यू से डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज सबसे ज्यादा ग्रोथ इन बीएफएसआई इज हैपनिंग इन द कैपिटल मार्केट। ठीक है अनिरुद्ध सर, बिल्कुल लाजमी है, योर पॉइंट टेकिंग सर। 5% की पेनेट्रेशन है इक्विटी मार्केट में भारत में, तो काफ़ी अंडर पेनेट्रेटेड मार्केट है और यहाँ से ग्रोथ की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो निश्चित तौर पर ये थीम्स चलेंगे, हमारा भी कन्विक्शन है और हम बार बार इस थीम को रिविजिट करते रहते हैं अपने दर्शकों के लिए। लोगों ने पैसा बनाया है लेकिन अभी पैसे और बनेंगे। ठीक है अनिरुद्ध सर, बहुत शुक्रिया आपका सर, बड़ा मजा आपसे बातचीत करके। मैं उम्मीद करेंगे इस बार थोड़ा सा ना गैप लंबा हो गया, अब इस गैप को थोड़ा छोटा करेंगे और आपसे फिर से जल्दी मुलाकात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू। इस शो में अब फिलहाल इतना ही, इसको यहाँ पर समाप्त तो करेंगे।